सो हेलो एवरीवन। बहुत खुशी की बात है कि हजारों लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व तो हमारे बीच हैं। नॉट ओनली सीजीपीएससी 2024, ठीक है, इससे पहले इस साल इन्होंने कई एग्जाम में सफल होकर रिकॉर्ड बनाए। और मैं हमेशा बोलता हूं, एक बार जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं ना, वो रुकती नहीं है। और उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं हमारे बीच सिद्धांत जी, जिन्होंने 25 रैंक ला करके डीएसपी का पोस्ट हासिल किया है। एक बार जोरदार ताली सिद्धांत जी के लिए। और राज्य में टॉप करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रणनीति, तरीका और वो वेज, वो रास्ते कौन कौन से उन्होंने अपनाए। आइए हम सिद्धांत जी से बात करते हैं और जानते हैं। आप सभी मेंस एस्पिरेंट हैं और चंद्रा एकेडमी परिवार के सदस्य हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हम उनसे सीखें, जानें और अपने लिए भी आज एक रास्ता तय करें कि हम भी सिद्धांत जी जैसे बने और टॉप रैंक पर सेलेक्ट होकर अपने सपनों को पूरा करें। और एक अच्छी बात बता दूं, उनका पैशन था वर्दी, और आज उनको वर्दी मिल गई, पैशन मिला। तो मैं चाहूंगा हम सब संस्था परिवार की तरफ से एक बार फिर से उनका तालियों से स्वागत करेंगे। सिद्धांत जी, यू ऑल वेलकम, यू वेलकम। चलिए, आप बच्चों को प्रेरणा के कुछ शब्द बताएं और इनको प्रेरित करें, और ये भी आप जैसा बन सकें इसके लिए इनको आप मोटिवेट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं चंद्रा एकेडमी और चंद्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, आप लोगों से बात करने का ये अवसर सर ने दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में वो उसका केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, उसकी सफलता में उनके माता पिता और उनके गुरुजनों का सबसे अहम योगदान रहता है। मेरी सफलता में मेरे माता पिता और मेरे सभी गुरुजनों का, जिन्होंने भी मेरे इस तैयारी के दौर पर मेरा साथ दिया है। इस तैयारी के दौर में जर्नी इतना लंबा है कि कदम कई बार लड़खड़ाते हैं, तो हमारे गुरुजन ही हमें हाथ पकड़ करके वो सहारा देते हैं और आगे लेकर के चलते हैं। तो मैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं चंद्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर ने कई क्षणों पर सपोर्ट किया। एक सहारा, एक गाइडेंस, एक मेंटरशिप बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है प्रिपरेशन के लिए इसमें। तो थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा पहले अपनी जर्नी के बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। मेरा नाम सिद्धांत दुबे है और अभी सीजीपीएससी में मेरे को डीएसपी का पोस्ट मिला है। हमेशा से एक था, जब शुरू से ही आते हैं बिलासपुर में तैयारी करने के लिए कि हाँ डीसी डीएसपी बनना है, एक वर्दी के लिए प्रेम था। तो आज वो सपना जो कहीं पर बैठ करके मैंने देखा था, टेस्ट वेस्ट लिखता था वहाँ बैठ करके यहीं पीछे, तो वो जो सपना दिमाग में हमेशा चलता था कि हाँ ये वर्दी का पोस्ट चाहिए, वो आज मिल गया है। तो बहुत एक खुशी होती है कि जो आप सपना कहीं बैठ कर देख रहे थे, जब वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। वो खुशी मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर कैंडिडेट एक दिन अपने लाइफ में उस चीज को जिए। उस सोच के लिए आप हमेशा मेहनत कीजिए जिस सोच के साथ आप यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हैं। मैं भी पहले थोड़ा बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड से बताता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय चीजदा से मेरा स्कूलिंग हुआ था। मैं जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला हूँ। फिर मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग किया है, बीटेक एनआईटी कुरुक्षेत्र से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा से। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ। वहाँ से मेरा ये जर्नी सीजीपीएससी की ओर मुड़ा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन उस समय 2020 कोरोना का टाइम था। वहाँ पर आया, उस समय जहाँ भी जॉब लगा था जिस कंपनी में मेरा, वहाँ पर जाने में क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था, तो एक समय मेरे पास था। उस दौर पर मैंने विचार किया, मेरे कुछ और दोस्तों के साथ मेरा बातचीत हुआ। उस दौर में जो
मैंने सोचा कि लाइफ में एक्चुअली मेरे को आगे यहाँ पर और किस फील्ड में मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उसके अलावा और क्या है जिस फील्ड में ज़्यादा बेहतर करना चाह रहा हूँ। मैंने और अपने दोस्तों से सब चर्चा की कि जो ऑलरेडी जॉब में थे क्या कर रहे थे। फिर वहाँ पर मैं जो मेरा स्कूल से ही एक था कि हाँ सिविल सर्वेंट के रूप में हम लोगों को देखते थे, डिप्टी कलेक्टर हमारे सीनियर बहुत सारे हुए थे, वहाँ से जो एक विचार हम दिख रहे थे कहीं ना कहीं दिमाग में था, उस चीज को फिर मैंने कॉन्क्रीट किया 2020 के बाद कि हाँ इस फील्ड में मेरे को काम करना है। इस फील्ड में हमेशा से अगर मैं यहाँ से चला जाता और कहीं जा करके दूसरे स्टेट में जा करके जॉब कर रहा होता, तो मैंने सोचा कि क्या मैं अपने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। ये एक विचार मेरे दिमाग में हमेशा से था। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। हमारे स्कूल का ही मोटो है कि ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो वो मोरल वैल्यूज स्कूल में ही हमारे अंदर इनकलकेट किया जाता है कि सरकार आपके ऊपर इतना खर्चा कर रही है, आपको पढ़ा रही है, आपको एक समाज का बेहतर नागरिक बना रही है, तो आपका कर्तव्य है कि आप समाज के प्रति उन चीज़ों को रीपे करें, उनको वापस करें आप समाज को। तो ये वैल्यूज़ हमेशा से मेरे अंदर था। मैंने जब और इस चीज़ों पर विचार किया, गहन सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे छत्तीसगढ़ यहाँ के लोगों के उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, एजुकेशनल, इनके लिए काम करना चाहिए। मेरे को इस फील्ड में काम करना है। अगर यहाँ से पढ़ लिख करके मैं कहीं बाहर चला जाता और वहाँ जाकर काम कर रहा होता, हमेशा से मेरे मन में था कि अपने हमारे लोगों के लिए, जो हमारे युवा हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक काम करने का अपॉर्चुनिटी मैंने वहाँ पर देखा। फिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। प्रिपरेशन लंबा समय लगेगा, इस बात को हमेशा से ही मेरे को ये बात पता था कि हाँ ये जर्नी थोड़ी लंबी रह सकती है, इसमें धैर्य बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 21 के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। 2021 से जब लॉकडाउन वगैरह थोड़ा ख़त्म हुआ, फिर 4 साल अभी लग गए मेरे को ये पूरा यहाँ तक जर्नी में पहुँचने के लिए। हमेशा से ये बात पता था कि धैर्य रख करके चलने की आवश्यकता है, और समय ऐसी परीक्षाओं में अच्छे टॉप तक पहुंचने के लिए समय लगता है, क्योंकि वैसा ही सिलेबस है, वैसा ही पैटर्न है। और लगातार मैं इस बीच में प्रयास करता रहा। बीच में हाँ परिस्थितियां मेरे घर की उतनी नहीं रही, तो मैंने बीच में कुछ समय के लिए जॉब भी किया था। आत्मानंद में मैं नौकरी कर रहा था, बट तैयारी का अर्ली स्टेज था, तो जॉब और फिर दोनों पढ़ाई एक साथ उतना मैनेज नहीं हो पा रहा था। अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन आपका कंप्लीट है, आप रिवीजन के स्टेज में है, तो आप जॉब के साथ वो थोड़ा सा इजी होता है, आप कर सकते हैं कोप अप। बट एकदम मेरा इनिशियल फेज ही था, 2021 मैंने शुरू ही किया था, और उसके बाद पढ़ाई करते करते ही मैंने एक जॉब ज्वाइन कर लिया। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए दोनों को एक साथ लेकर के जस्टिस कर पाना, मैं अपने पढ़ाई के साथ नहीं कर पा रहा था, ना जॉब के साथ जस्टिस कर पा रहा था। फिर वो जॉब मैंने रिजाइन किया, फिर मैं फुल टाइम तैयारी करने के लिए 2022 से बैठा। 2 साल मैंने तैयारी किया, और हाँ उस तैयारी में मैंने कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन की है। फिर जब मैं 2022 में बैठा फिर तैयारी करने के लिए, तो मैंने 2 साल तक लगातार बिना CGPSC से बाहर और कहीं ध्यान भटकाए हुए दूसरा किसी और एग्जाम का तैयारी किया, सीधा फोकस होकर के मैंने सिर्फ मेंस का तैयारी किया। इससे पहले भी और कई एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा हॉस्टल वार्डन में 27 रैंक आया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा फोकस था कि CGPSC ही क्लियर करना है। मेरा HELT में फर्स्ट रैंक, जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी फर्स्ट रैंक आया, लेकिन फिर भी मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमेशा से एक फोकस था कि नहीं CGPSC में ही जाना है, क्लास 2 लेवल का पोस्ट कम से कम लेकर के रहना है। फिर उसके बाद अभी कुछ समय पहले इसी साल ही असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ADI का पेपर हुआ था, फिर उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया, वो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया और मेंस वगैरह हो गया था तब तक। फिर ये इंटरव्यू दिया और इसमें 25th रैंक आया, DSP का पोस्ट मिला। तो 2 बातें इसमें हैं, आप अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो समय लग सकता है, लेकिन सफलता मिलना निश्चित है। जिन भी कैंडिडेट्स को मेरे विचार से सफलता अगर नहीं मिलती है, तो उसका सोल कारण कहीं ना कहीं ये रहता है कि उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया है। वो बहुत ज्यादा घर आ जा रहे थे, या फिर दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, या फिर और किसी भी प्रकार से
कुछ चीजें मजबूरी में हो सकती है, कुछ ऐच्छिक भी हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में ब्रेक आया है। वो 2 साल 3 साल उन चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रुका है। तो आप इस बात पर पे फोकस करके रहिए कि आप 2 साल 2.5 साल 3 साल अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। थोड़ा बहुत लक का फैक्टर हो सकता है कि आप एक आध बार कुछ नंबरों से चूक जाएं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि लक की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। आप मेहनत करके अपने लक को बीट कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है तो। इसीलिए 2 3 4 साल मेरे ख्याल से आप सतत अगर नहीं हो पा रहा है तो मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। ये कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, जर्नी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सिलेबस और पैटर्न वैसा हो रहा है, और 1-2 बार तो किस्मत भी हो सकता है कि आपका साथ ना दे। पर आप कंटिन्यूअसली तैयारी करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको एक नहीं और लगातार कई कई एग्जाम में फिर सफलता मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आज जब यहाँ पर खड़े होकर एडीआई में सिलेक्शन हुआ, फिर डीएसपी में सिलेक्शन हुआ, तो एक बात जो महसूस होती है वो ये होता है कि 5वीं क्लास मतलब अपना बचपन के समय की मैं बात बताता हूँ। 5th क्लास के पहले मैं जब गांव में पढ़ाई कर रहा था, मुझे ये बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या हो भी सकता है। कभी न कुछ सोचा भी गया कि कभी उतना ऊंचा नहीं कि या इस गांव से कभी बाहर जा भी सकते हैं कि नहीं, और क्या होगा जीवन में, क्या करना है, कुछ नहीं, कोई बड़े सपने ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बहुत ही ऐसा पुअर बैकग्राउंड से आ रहे थे कि कितना एजुकेशन कंप्लीट होगा उसका भी कुछ खास गारंटी था नहीं। वहां एक जीवन में मेरा टर्निंग मोमेंट आया, मेरा 5वीं क्लास में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। वहां से मेरे को एक अच्छा एजुकेशन मिला। अच्छा एजुकेशन मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र तक ले गया। एनआईटी कुरुक्षेत्र से जो एजुकेशन मिला वो मेरे को एक अच्छे पेइंग जॉब के लिए चला गया। वहां मुझे एक ऐसा विजडम मिला जो विजडम मेरे को इस तैयारी और इस प्रिपरेशन में लेकर आया। यहाँ मैं मेहनत करके पढ़ाई के दम पर आज इस जगह पे खड़ा हूँ। सार बात यह है कि सिर्फ पढ़ाई करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये इतनी शक्ति है ना शिक्षा में कि एक व्यक्ति जो कितना भी पुअर बैकग्राउंड से आता हो, कैसी भी परिस्थितियां उसके जीवन में रही हों, हर एक परिस्थिति को सिर्फ पढ़कर बदला जा सकता है। इसकी मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप पढ़ाई की क्षमता और शक्ति को पहचानें। आपका जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है पढ़ाई। आपको, आप जो लगन जुनून के साथ मेहनत करेंगे, आप बड़ा सा बड़ा चीज अचीव कर सकते हैं। इतने मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, आप यहाँ आकर के तैयारी कर रहे हैं, इतना गाइडेंस मिला है, तो इस चीज को समझिए कि आप अपने जीवन को सिर्फ मेहनत करके, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है मेहनत करना। और लोग जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियों से है ना, कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हम जिस स्थिति पर हैं वो बहुत ही बेहतर कंडीशन पर हैं। हम कितनों से अच्छे कंडीशन पर हैं। सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है तैयारी करने का, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है पढ़ाई करके अपना जीवन बदल सकने का। आज भी मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, या फिर जो गांव में है अपने जाता हूं तो देखता हूं कि जिसे मौका मिल गया पढ़ाई से आगे करने का तो कितना बढ़कर निकल गया। जिनको नहीं मिला है आज भी वहां पर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको मौका मिला है तो इसके पोटेंशियल को पहचानिए। पढ़ाई का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आपको सिर्फ पढ़ाई करके कितना ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, समाज में एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है, आपका एक बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है, आप एक ऐसे जगह में जा सकते हैं जो काम आप जीवन में हमेशा से करना चाहते हैं। जब आप कोई भी काम जो आप जीवन में एक सपना देखते हैं, अगर वो चीज अचीव हो जाती है तो आपके जीवन में वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कॉन्फिडेंस आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हेल्प करता है। एक अच्छे मेंटल स्टेटस के साथ जीवन में रहना एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो अचीव होता है जब आप जिस नौकरी को करना चाहते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो सपना आप देखे हैं, वो सपना जब आपका पूरा हो जाता है। और वो सपना सिर्फ पढ़ाई करके पूरा हो सकता है, उसका रास्ता बहुत सरल है।
आप सब वो सपना देखे हैं जो सिर्फ पढ़ाई करके, मेहनत करके, लगन से पूरा हो सकता है। उस लगन, उस पढ़ाई को जुनून और जी जान से करिए। वो आपको, आप जहाँ उस तरफ बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस बीच में मतलब बहुत कुछ आपको जीवन में मिल जाएगा, जो तो अभी आप जितना तो आप सोचे हैं ना, उससे भी और कहीं ज्यादा। जितना आप अभी आपके दिमाग में है अधिकारी बनने को लेकर के, और जब आप बन जाएंगे तो जो खुशी अपने माता पिता को आप जो चीज दे पाएंगे और जो समाज में प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, वो सभी चीजें बहुत ही बहुत ज्यादा हैं। तो उस चीजों को सोच करके, आप किस बात को लेकर के तैयारी करने आए थे, उन चीजों को हमेशा दिमाग में रख करके तैयारी करें। एक दो बातें अब मुझे अपने तैयारी और अनुभव के से शेयर करूंगा कि जिससे थोड़ा बहुत आप लोग का जर्नी जो है वो समय कम लगे, वो थोड़ा सा आसान हो सके, आपका समय थोड़ा सा बचे। कुछ चीज़ों को मैं शेयर करूंगा। एक चीज जो मुझे अब असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में काम करते भी अनुभव हो गया है कि हम एक सेवा भाव के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आते हैं, कि हमारे अंदर एक होता है कि हम समाज में जाएंगे, लोगों के लिए एक अच्छा काम करेंगे, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम समाज में जाकर के काम करेंगे। कैसे विचारधारा के साथ हम यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं। इस वैल्यू को मैं कहूँगा आप अपने अंदर हमेशा बना करके रखें। हो सके तो इन चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखें और इन चीज़ों को और डेवलप करते चलें। मेरे को इतना ज़्यादा लंबा जो समय मिला इसमें लगा, इसमें भी इतना जो मोटिवेशन मैं बना करके रख पाया वो इसलिए क्योंकि क्लैरिटी ऑफ द थॉट, क्लैरिटी इतना था कि मुझे क्या करना है। मैंने जब सोच कर आया है कि समाज के अंतिम तबके पर खड़े हुए लोगों के जस्टिस के लिए मेरे को काम करना है, तो उससे बड़ा मोटिवेशन मुझे क्या और हो सकता है। मेरे को पास कभी ना वो छोड़ने के लिए स्कोप ही नहीं था, कि मैं तैयारी में हार मानने के लिए मेरे पास स्कोप ही नहीं था, कि मैं थक कर किसी दिन रुक जाता या हार मान लेता। मेरे पास रास्ता ही था, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चीज है कि मैं क्या पर्पस के लिए यहाँ आया हूं, मैं उस पर्पस को पूरा किए भी नहीं जा सकता। मैं जो सोसाइटी में लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ वो चीजें आपको बैक ऑफ द माइंड ड्रिवन करती हैं। जब भी आप कभी लड़खड़ाते हैं, हारते हैं, वही चीज ही तो आपको सपोर्ट करता है। मैं छोटा छोटा घटना बताता हूँ। बाइक चला करके आप प्रीलिम्स के एग्जाम देने जाते रहते हैं, है ना। अभी 9 बजे आपका पेपर है, 10 बजे पेपर है, 9 बजे आपके माइंड में कितना कुछ चलते रहता है। मैंने हमेशा उस जाते वक्त प्रीलिम्स अपने माइंड को कहा कि मैं जिस पर्पस के लिए ये जर्नी को ज्वाइन किया हूँ, सीजीपीएससी का, सिविल सर्विस का, इस पर्पस में इतना प्योरिटी है कि मेरा मेहनत और भगवान भी ऊपर वाला मेरा उसमें साथ देगा। जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मुझे पहुंचाएगा। वो थॉट आपको ड्रिवन करता है, तो ये भाव हमेशा अपने अंदर रखिएगा। क्योंकि मैं अब सर्विस में हूं तो वहां जाकर के देखता हूं सरकारी नौकरी एक बहुत ही ज्यादा समर्पण और सेवा मांगती है। इस बात को आप याद रखेंगे। वहां जाकर के मुझे और इस बातों का और अधिक रियलाइज हुआ है कि ये बहुत अधिक समर्पण और सेवा मांगने वाली नौकरियां हैं। ये अन्य नौकरियों की तरह नहीं है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी करना अर्थात वहां अधिकारी बनना अर्थात बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके अंदर, आपके सामने है, आपके ऊपर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक उम्मीद की निगाहों की तरह आपके ऊपर, आपकी तरफ देख रहे हैं। उससे वो सब चीजें, उन सभी चीजों पर आप खरा उतर पाएंगे जब आपके अंदर बहुत ज्यादा सेवा का भाव रहेगा। उस चीजों को मैं कहूंगा कि और ज्यादा डेवलप करें अपने अंदर और उस चीजों को बना करके रखें। अदरवाइज फिर वही होता है, वहां पर भी जाकर के बहुत लोग वही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपने काम को लेकर के प्रेम नहीं करते हैं। तो अगर आप वहां पर भी जाकर के फिर अपने काम को प्रेम नहीं करेंगे तो फिर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और फिर उस जगह पर भी पहुंच करके फिर आप उस पोजीशन को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें हम सिर्फ एक हद तक वहां पे बैठे रहते हैं तो तैयारी इतना ही सोच पाते हैं, बट जब हम जॉब में जाते हैं और नौकरी करके देखते हैं तो वो एक भी एक एस्पेक्ट था जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करना चाहता हूं, ताकि मेरा एक अप्रोच है कि हाँ, अगर मेरे अनुभव से और थोड़ी बहुत भी आपको आपके जो राह है वो आसान हो सकती है, तो डेफिनेटली वो आप तक पहुंचे। वो बातें हमेशा से जब मैं तैयारी कर रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, मतलब मुझे था कि जो गाइडेंस कुछ ही लोगों के पास है वो बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वो चीज़ें हमको खुद से डेवलप करना पड़ रहा है, तो हमको समय लग रहा है ना। जो बातें जो कुछ लोग सीख करके निकल गए या उन्हीं तक ही हैं, जो टॉप करके निकल गए वो बात उन्हीं तक है, तो फिर वो या उनके ग्रुप तक ही सीमित है। तो फिर वो चीज़ें क्या होती हैं, उस तक फिर वो लड़ाई फिर मैंने लड़ा, फिर अपना पर्सनल चीज़ों को बहुत सारा गया, उसमें समय लगता है।
तो मेरा अप्रोच रहता है कि हाँ, चीज़ें लोगों तक पहुँचे और एक फेयर कंपटीशन बेस जनरेट हो, कि ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जो कि मेहनत बहुत कर रहा है परंतु वो कुछ ऐसी चीज़ों के कारण या फिर सही मार्गदर्शन या सही रणनीति या तरीके के कारण वो बाकी लोग से कंपटीशन में पीछे ना रह जाए। 2-4 बेसिक बातें हैं जो एटलीस्ट मैं आपसे शेयर करूँगा कि पहला, मैंने अपना प्रिपरेशन एक ग्रुप बना करके किया है, ठीक है? एक ग्रुप बना करके प्रिपेयर करिए। ग्रुप बना करके प्रिपेयर करने का सबसे मुख्य फायदा ये है कि इस जर्नी में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, पर ये सारा प्रॉब्लम जो है ग्रुप के माध्यम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। हम लोग का 4 लोग का ग्रुप था, ठीक है? एक उसमें से डिप्टी कलेक्टर है, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेरा भी डीएसपी में हो गया और एक और जो मेरा दोस्त था वो अभी रुका हुआ है, उसका इस बार कुछ नंबरों से रह गया। तो आप एक ग्रुप में तैयारी करते हैं, अगर आपका ग्रुप बहुत अच्छा है तो ग्रुप में सबका सिलेक्शन हो जाता है। ग्रुप में तैयारी करने से बहुत सारे आपके पास 4-5 तरीके का माइंड है, आप उतना डिफरेंट एस्पेक्ट में चीज़ों को सोच सकते हैं। अकेले जिन चीज़ों को आप करने की हिम्मत नहीं होती है, वो चीज़ें आप ग्रुप में कई बार साथ में कर लेते हैं, जो आप अकेले नहीं कर पाते हैं यूजुअली। काम डिवाइड हो जाता है, ठीक है? कुछ चीज़ों को वो सर्च कर लेते हैं, कुछ को सर्च कर लेते हैं, कुछ को सर्च कर लेते हैं। हमेशा आदमी एक ही तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता है कि सिर्फ किताब लेकर के बैठे हैं। कभी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कभी दूसरों को पढ़ाना होता है, कभी दूसरों से पढ़ना होता है, कभी किसी से क्वेश्चन पूछना होता है, कभी किसी को क्वेश्चन बताना होता है, क्विज करना होता है एक दूसरे में, चलते फिरते भी आप बात कर सकते हैं। तो पढ़ाई के दूसरे डायमेंशंस में भी जो है वो ग्रुप आपको हेल्प करता है। आप सेम काम को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज दे के आ रहे हो, टेस्ट सीरीज करने के बाद आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ भी पढ़ाई हो रहा है। आप 12-12 14 घंटे पढ़ने का मतलब थोड़ी है कि आप टेबल पे किताब लेकर के 14 घंटे बैठे। जब मैं कहता हूँ कि 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उसमें वो डिफरेंट एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन बनाना हो गया, ग्रुप में चीजों को डिस्कस करना, पढ़ाना, एक दूसरे को बताना, टेस्ट सीरीज से आकर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना, राइटिंग स्किल्स को दूसरे को देखना कि वो कैसे बेहतर लिख रहा है, आप उससे कैसे बेहतर। तो अकेले रह करके तैयारी मत कीजिए, साथ में तैयारी रहेंगे, आपको डिफरेंट अप्रोच पता चलेगा, कौन कौन से और बुक्स फॉलो कर सकते हैं और कैसे नोट्स बनाया जा सकता है, कैसे राइटिंग कर सकते हैं। यू नो कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व, जिसके आंसर के स्टूडेंट खोजते रहता है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप में बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा ग्रुप का है वो ये है कि ये तैयारी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, लंबी है। इसमें आप सिर्फ पढ़ाई करके ही नहीं इसको सस्टेन कर सकते हैं, साथ में अच्छे लोगों का होना जरूरी है जो आपको इमोशनल, इकोनॉमिकल और हर प्रकार का सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हों। आप उनके साथ एंजॉय कर सकें, उसके साथ आप चीज़ों को शेयर कर सकें, वो आपके साथ चीज़ों को शेयर कर सकें। आप हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें, जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट हो। वैसा भी ग्रुप जो है प्रोवाइड करता है आपको, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तैयारी एक दूसरे को साथ लेकर के चलने का ही है। आप अकेले कितना दूर तक चलेंगे? कहते हैं ना कि आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए और लंबा दूर तक चलना है तो साथ चलिए। तो ये तैयारी में आपको दूसरा ग्रुप जो है वो आपको एक मेंटल पीस, बैलेंस बना करके रखने में हेल्प करता है। आपको देखिए ना, हमको लगता है कि चलिए आप साथ में दोस्तों से डिस्कस करेंगे तो लगता है कि चले यार इसका भी इतना ही हुआ है, इतना ही किया जा सकता है। आप एक ह्यूमन कैपेसिटीज को समझते हैं कि कितना चीजें एक दिन में कंप्लीट की जा सकती है, कितना एक कोई भी समान व्यक्ति कर पाता है। तो आप ऐसा नहीं कि एकदम अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं। जैसे अकेले रहेंगे तो आप बहुत कमतर आंकने लग जाते हैं अपने आप को कि मेरा इतना नहीं हो पा रहा है, मेरा उतना। पर आप साथ में ग्रुप में तैयारी करते हैं तो आप समझते हैं कि नहीं, कि परिस्थितियां बाकियों के भी उसी प्रकार से सिमिलर है जैसे कि मेरी हैं। तो एक अच्छा मेंटल स्टेट बना करके रखने, इस तैयारी को इंजॉय करने के साथ करते रहने का। हमने 3 साल 4 साल, जो 3 साल लगभग तैयारी किया ग्रुप में साथ में रह करके, और सबका अंततः सिलेक्शन हुआ। हमको पढ़ाई कभी बोर जैसे लगा ही नहीं। हमने पढ़ाई को 3 साल इंजॉय किया है। हमने ग्रुप में पढ़ा है, ग्रुप में हमने और अदर एक हमने ग्रुप खेलते थे, हम डेली शाम को साथ में बैडमिंटन खेला करते थे। कभी वीकेंड वगैरह पे साथ में खाना बना लिए, एंजॉय कर लिए, है ना। उसके अलावा शाम को घूमने निकले हैं, चाय पीने निकले हैं। प्रीलिम्स टाइम तो कितना काम आता है, घूम रहे हैं, चाय पीने निकले, चलो बताओ तो नोबेल किसको मिला है, तू बता कि बुकर किसको मिला है, वो बताओ तो राष्ट्रपति का कौन सा क्रम का बन गया, इस बार कितना वोट मिला। ये चीजें 24 घंटे पढ़ाई दिमाग में चलते रहता है। तो ये भी एक चीज जरूरी है जो आपको ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो 3-4 लोग का ऐसे जो आपको जेन्युइनली आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो आपके सिलेक्शन में उतना ही खुश होंगे जितना कि वो अपने सिलेक्शन में होंगे, वैसे लोगों के साथ एक अच्छा ग्रुप बनाइए और तैयारी कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इस जर्नी थोड़ा डिफिकल्ट है और लंबा है। दूसरा जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है इस तैयारी में, वो
कंसिस्टेंसी को लेकर के है, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 365 दिन आपको पढ़ाई करना है अनटिल एंड अनलेस आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ जाती है। उसके अलावा कोशिश करें कि आप हर चीज का त्याग करें। शादी वादी में जाना, इधर उधर अननेसेसरी घूमने फिरने से रिलेटेड हो गया, कहीं भी हो गया, ये सब चीज़ों को कोशिश करें कि निकाल दें बाहर, है ना, अपनी दिनचर्या सबसे बाहर करें। एक ही प्रकार का रूटीन लंबा फॉलो करने के, मैंने 2 साल 2.5 साल से ज़्यादा ऊपर 365 दिन रोज सुबह 8 से लेकर के रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का रूटीन फॉलो किया है। मैंने सेम रूटीन, आना, टेस्ट सीरीज दिलाना, फिर उसके बाद जाना, फिर उसको डिस्कस करना, ये मैंने बहुत लंबे 2-2.5 साल तक 365 दिन सेम रूटीन, अनटिल अनलेस मेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ गई है, तब तक मैंने अपने आप को बाहरी किसी भी चीज़ों से दूर करके रखा है। उतना ही सपोर्ट मैं अपने माता पिता का भी मानता हूँ कि मेरे माता पिता ने भी मुझे घर के हर सुख और हर दुख दोनों से दूर रखा मेरे तैयारी के दौरान। न मुझे सुख का बताया, ना ज़्यादातर मुझे दुख, किसी भी चीज़ों से मुझे ज़्यादातर उन्होंने खुद ही दूर रखा। तो इस तैयारी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सेम रूटीन को लेकर के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बार बार उस चीज़ों में ब्रेक करते हैं तो फिर आप बैक टू द बहुत पीछे चले जाते हैं। फिर इस जर्नी में आप फिर आपको फिर दोबारा शुरू करना, फिर उन चीज़ों को रिवाइज करना, वो करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। आप जब तक एक ही लाइन में मतलब बने रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तब तक चीज़ें ईजी होती जाती हैं। दूसरा, इस जर्नी में आपको जहां तक दिखाई देता है वहां तक चलते जाइए। बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब आपको रास्ते में आगे जाकर के ही दिखाई देता है। आप यहीं से सब चीज को नहीं सोच सकते या सब चीज को नहीं जान सकते। आपको जहां तक दिखाई देता है वहां तक पहले चलिए, फिर आप जब वहां तक जाएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ चीजें जो है आगे समझ में आएगी कि और क्या करना है और क्या करना है। बहुत कुछ है इस तैयारी में जो आपको मतलब चीजें जो आपको कनकर करनी है वो एक ही बार में नहीं दिखाई पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी बना करके जो है वो तैयारी करते रहिए। एक दो बातें और, जैसे कि इंटरनेट वगैरह का ठीक ठाक प्रयोग करिए। अब तो इतना AI वगैरह है, चैट जीपीटी है ना, रिसोर्सेज इतना कुछ तो अवेलेबल, अब तो आप देखेंगे तो इंटरनेट, यूट्यूब, टेलीग्राम, सब पे बहुत कुछ अवेलेबल है ना। और इंटरनेशनल अफेयर्स के जो पेपर 7 वगैरह में है उसके कंटेंट आपको बहुत इजीली इंटरनेट पे, स्पोर्ट्स के, है ना, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा इंटरनेट वगैरह को अच्छे से तरीके से यूज़ करने का प्रयास करें, है ना। बहुत तरीके से, आप इन्फानाइट वेज हैं प्रयोग करने का, आप धीरे धीरे लोगों से सीख सकते हैं। खाली टाइम में जब मैं चाय पी रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ या पढ़ने के, तो मैं करंट अफेयर के MCQ वीडियो लगा दिया हूँ यूट्यूब पे, उसको सुन रहा हूँ, ठीक है। वो आप उससे भी कितना सारी चीजें आपके दिमाग में जा सकती हैं। पेपर 7 में जो इंटरनेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की फील्ड में, उनकी वेबसाइट्स को जा करके सर्च कीजिए। उनकी वेबसाइट पर जो जितने भी स्कीम्स वगैरह दिए हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पेपर 7 में। तो वो चीजें आपको, और इनफाइनाइट वेज है जहां पर आपको कितना कुछ का मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। यूपीएससी के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, कंटेंट अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट पर, उसको पढ़ के आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। बाकी तो इन चीज़ों का मैं और कहूँगा खास तौर से इंटरनेट और ये सब चीज़ों का प्रयोग अच्छी तरीके से करिए। अब कंपटीशन जैसा हो रहा है और पेपर का पैटर्न जिस तरफ से जा रहा है, ठीक है, अब बात चल ही रहा है कि यूपीएससी वगैरह के तर्ज पर चीज़ों को लेकर के जाना और क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल पूछना। तो उन चीज़ों के हिसाब से अब देखिए, पीएससी जैसा अपने आप को बदल रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपको उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को लेकर के, तो वैसा करने के लिए आप अच्छे से अच्छा कंटेंट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, एक और बात जो है, अभी यहाँ पे से 2 महीने 3 महीने बाद अब फेब में प्रीलिम्स का पेपर है। पूरा अपना फोकस आप प्रीलिम्स पर बना करके आप शिफ्ट कर लीजिए कम्प्लीटली, अगर कोई नहीं किया है तो, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल है इस जर्नी में। बहुत लोग का तो प्रीलिम्स कई बार से क्लियर नहीं हो पाते रहता है। और जब तक आप एक मेंस पहला लिखते नहीं हैं, आपको बहुत कुछ का अंदाजा वहां पर नहीं हो सकता। जो बात आप सुन करके यहाँ पर दूसरा कोई आपको बताता है, आप देते, एक बार जब आप मेंस के पेपर में बैठते हैं ना, तो आपको बहुत बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स जो है आपको मिलेगा मेंस के पेपर में बैठ करके। तो प्रीलिम्स को क्लियर करने पर जी जान लगा दीजिए। ये प्रीलिम्स का क्लियर करना एक ऐसा दरवाजा है जो आपको सितंबर तक इस प्रोसेस में बांध करके रखेगा अगले। अगर आप ये वाला प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, आप पूरा मेंस का तैयारी करने में भिड़ जाएंगे, मेंस का एग्जाम देंगे, फिर जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता, आप पूरा प्रोसेस में ना एक बहुत ही बंद कर रहते हैं, उस चीजों में इंजॉय कर रहते हैं, आपका दिमाग इधर उधर बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होता।
आपका दिमाग एकदम से आपको उस प्रोसेस में अलाइन करके रखता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा दरवाजा है, उसको क्लियर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा अभी से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। आपको 2-3 मैं बेसिक बातें बताता हूँ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, जो मेरा स्ट्रेटेजी रहा है कि क्योंकि अभी बेसिकली तो देखिए अभी मेनली आगे आने में जो नेक्स्ट एग्जाम प्रीलिम्स का ही है इंपॉर्टेंट, और मेंस के एग्जाम तो जून में होना है। हो सके तो बीच में फिर कभी आकर के उस बारे में और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखिए इतना मेरा जर्नी रहा है, इतना चीज़ों का अनुभव है, ठीक है, उसको आकर के ऐसे 2-3 घंटों में बता पाना है फिर होना उसमें उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो कि आपको अलग अलग समस्या जब आपके सामने आएंगी तो उसको टैकल करने के लिए। बट अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका आने वाला प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 50% तैयारी में है तो 50% उस खुद एग्ज़ाम में बैठे रहने और वहाँ पर आपके अप्रोच पर है। 50% पढ़ना है तो 50% पेपर अटेम्प्ट करना है, और पेपर अटेम्प्ट करना का सबसे वो जो तरीका आप डेवलप करेंगे उसका सबसे की एस्पेक्ट है टेस्ट सीरीज। सब कुछ टेस्ट सीरीज से होता है, टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो टेस्ट सीरीज है। आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज को बहुत ही सीरियस होकर के और बहुत अच्छी तरीके से देंगे। मैं बताऊंगा अभी आपको कुछ कुछ चीजें टेस्ट सीरीज में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पहला, तैयारी के बारे में एक दो बेसिक बातें बताता हूँ। आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, मटेरियल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोचिंग का चीजें सब चीज फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बेसिक बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़िए, बजट पढ़िए, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को पढ़िए। कुल मिलाकर बात यह है, सवाल गवर्नमेंट रिसोर्सेज से आ रहे हैं। अब आपको जो गवर्नमेंट्स की मैगजीन्स वगैरह हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चंस हैं, है ना, जो ओरिजिनल है उसको पढ़िए। आपको सिर्फ उसके लिए भी नहीं, ठीक ठाक समझ डेवलप होता है। आप एक्चुअली में चीज को समझेंगे कि सरकार कैसा सोचती है। सिर्फ वो कंटेंट याद करना है, फैक्ट याद करने वाली बात नहीं है कि आपको ज्यादा डेटा पता चल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से। एक्चुअली आपको ये भी पता चलेगा कि सरकार अपनी योजनाओं को कैसे देख रही है, सरकार का वो विभाग कैसे देख रहा है डेवलपमेंट को, सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी को खुद कैसे देख रही है, क्या प्लान कर रही है, सरकार का जो वन वाला डिपार्टमेंट है वो चीजों को कैसे देख रहा है। आप सरकार का व्यू पॉइंट पाएंगे वहां पर। तो इसीलिए गवर्नमेंट सोर्सेज को पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए, बजट को पढ़िए। बजट इकोनॉमिक सर्वे से तो क्वेश्चन आएंगे ही। आपको ठीक ठाक अपने राज्य के, छत्तीसगढ़ के सरकार की सबकी समझ डेवलप होगी, जो आपको डेफिनेटली मेंस में भी हेल्प करेगा, और एक ऐसा अप्रोच आपका डेवलप होगा जो आपको चीजों को समझ कर याद करने में हेल्प करेगा। आप जनमन की पत्रिकाएं पढ़िए, ठीक है, गवर्नमेंट के जो हैंडल्स वगैरह हैं उन चीजों को मैं फॉलो करता था, ठीक है, जो सीएमओ का पोर्टल था, जो जनसंपर्क का जो ट्विटर चैनल है, तो उनको फॉलो करता था। तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को, इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करके रखेंगे, पहला बात तैयारी करने के दौरान। दूसरा बात, एमसीक्यू लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ का वस्तुनिष्ठ वाला जो जितना प्रीवियस ईयर का पेपर वाला है ना, तो वो वाला जो बुक है उसको आप लगाएंगे ही। उस बुक को, और इंडिया साइड में घटना चक्र है सिमिलर में, तो छत्तीसगढ़ का जो पीवाईक्यू है और इंडिया साइड में जो घटना चक्र है, इस किताब को आप लगाएंगे। इस किताब को लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप इस किताब को एक बार लगा करके चले जाएंगे। एक बार लगा करके चले जाने में वहां कुछ भी नहीं होगा। उस किताब को कम से कम एक एक बुक को 3 बार 4 बार लगा के जाइए मिनिमम। इस बात को मैं बता रहा हूँ। पहला, जब 2 साल पहले जब मैं प्रीलिम्स दिया था तो मैं एक बार ही लगा करके गया था, निकल जरूर गया था, बट वहां जाकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फेस कर रहा था मैं कि ये है कि ये है, ये है कि ये है। एक बार लगाने से नहीं होगा। तो जो छत्तीसगढ़ और इंडिया का जो एमसीक्यू वाला है बुक है, जो भी घटना चक्र इधर और इधर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, वो उन चीजों को आप ठीक से 3 बार 4 बार कम से कम यहाँ से लगा लीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा, पढ़ने के तरीकों को लेकर के थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक है। रिसोर्स आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सिलेबस इतना बड़ा है, कंटेंट इतना ज्यादा है, आप इन चीजों को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। ये बात एकदम साफ है। इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा कंटेंट, इतना सारा फैक्ट आप होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, ना इतना रिवाइज कर पाएंगे। आप जो चीज होल्ड करके रख सकते हैं, जो रिवाइज कर सकते हैं, वो है फ्लो चार्ट, माइंड मैप या स्ट्रक्चरिंग करके पढ़ना। मैं बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैंने सबको एक ही बात कहा है कि मतलब ये चीजें, जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि याद नहीं हो रहा है या फिर इतना कुछ है, भूल जाते हैं, एग्जाम में नहीं आता, कैसे रिवाइज करें, क्या, इन सब का प्रॉब्लम या जो है, मैं यही कहता हूँ कि लोगों को, मतलब जो मैंने देखा है बहुत से लोगों को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है कि आप इतना चीज, इतना बड़ा सिलेबस है,
इसके लिए आप फ्लो चार्ट या माइंड मैप बनाइए, ठीक है, पूरा का पूरा। जैसे जिनको आइडिया है तो उनको ठीक है, जिनको नहीं उसको मैं बताता हूँ कि कोई भी चैप्टर है उसको आप बहुत ही उसके उसको बहुत ऊपर से देखिए उस चैप्टर को कि क्या क्या कितना कितना कंटेंट है, कितना सॉरी, तो क्या क्या उसमें कंटेंट है, कितना कितना, उसका एक स्ट्रक्चरिंग बनाइए, ठीक है, कि आपको क्या 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 उस चैप्टर में पढ़ना है, उसके अंदर क्या टॉपिक है, उसके अंदर क्या टॉपिक है, और एक स्ट्रक्चर, एक माइंड मैप को आप होल्ड करके रख सकते हैं अपने दिमाग में। उस स्ट्रक्चर और उस माइंड मैप में आप एक एक टॉपिक के अंदर एक ही बार में पूरा याद करने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं कोई भी एक चीज आपको बताता हूं कि मान लीजिए उद्योग का चैप्टर, इकोनॉमिक्स में बात कर रहा था, उद्योग में उद्योग का चैप्टर है। उद्योग के चैप्टर को आप खोलेंगे ओरिजिनल इकोनॉमिक्स में, तो आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको क्या दिया है, नई औद्योगिक नीति के संबंध में दिया है, उसमें स्टार्टअप और उस संबंध में जितने भी छूट दी गई हैं वो दिया है। फिर आपको सीएसआईडीसी के बारे में दिया है और सीएसआईडीसी के फंक्शंस के बारे में दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, उसकी योजनाओं के बारे में दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट के बारे में दिया है। फिर उद्योग कैसे राज्य को विकसित कर सकता है उसके बारे में दिया हुआ है। आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, कि स्टार्टअप इसमें कितना कितना टॉपिक मेरे को पढ़ना है, इसमें पहले नई औद्योगिक नीति पढ़ना है, सीएसआईडीसी के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट की अन्य संस्थाएं जो उद्योग के फील्ड में काम करें उसके बारे में पढ़ना है, उद्योग और कैसे राज्य के विकास में कर सकता है उसके संबंध में जो बिंदु है वो पढ़ना है, खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड और उसके फंक्शंस पढ़ने हैं। इस प्रकार से आपने बनाया, ठीक है। फिर आप उसके अंदर और बना रहे हैं, फिर उसमें एक एक कंटेंट, बस आपको ज्यादा ज्यादा शुरुआत में कंटेंट याद नहीं करना है, आपको शुरुआत में कम कम कंटेंट याद करना है। एक ही बार में एक टॉपिक के अंदर आप सब चीजें याद करने के चक्कर में जाएंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि एक राउंड में पहले आप सब में थोड़ा थोड़ा याद करें और पूरा उस चैप्टर को एक स्ट्रक्चर्ड करके अपने दिमाग में स्टोर करें। हर अगली रीडिंग में आप धीरे धीरे गहराइयों में जाएं। आप एक पूरा चैप्टर का ओवरव्यू पकड़ करके रखें कि आपको मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए आप सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ब्रिटिश अंडर जितना इकोनॉमिक हुआ है एस्पेक्ट वो सबको समझिए। तो पहले देख लीजिए, हाँ पहले इसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो जैसे हो गया अकाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप अलग अलग जितना चीजें आपको इकोनॉमिक के फील्ड में पढ़ना है ब्रिटिश समय उसको देख लीजिए कितने टॉपिक आपको पढ़ना है। आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया, अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम में मुझे 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ना है। एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कुछ फैक्ट्स जानने हैं कि भाई जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानने हैं, वो क्यों लागू किया गया था वो जानना है, उसके प्रावधान जानने हैं, तो उसके प्रभावों को समझना है, उसके प्रभावों को अंग्रेजों पर समझना है, किसानों पर समझना है, जमींदारों पर समझना है, किसानों पर उसके पॉजिटिव और निगेटिव, किसानों पर उसके निगेटिव प्रभाव को समझेंगे, जमींदारों पर उसके पॉजिटिव और निगेटिव प्रभाव को समझेंगे, और अंग्रेजों पर उसके पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव को समझेंगे। अब सब में आप एक एक फैक्ट याद कर लीजिए, एक आध दो फैक्ट्स याद कर लीजिए कि कब लागू किया गया था, लागू करने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक है, क्यों लागू किया था उसमें आप एक पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके प्रावधान में से 2-3 प्रावधान शुरू के इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, उसके प्रभाव में आप एक एक बिंदु याद कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसा एक स्ट्रक्चर पूरा फीड करके रखिए आपको तीनों में, और धीरे धीरे हर अगली रीडिंग में उस फैक्ट को गहरा करिए। हर बार अगली रीडिंग में और नया फैक्ट याद करके चलिए। जब आप स्ट्रक्चर करेंगे, ये मेंस में बहुत काम आता है पर्टिकुलरली, और याद रखने में, ये याद रखने में और मेंस में, क्योंकि जब स्ट्रक्चर करके रखेंगे ना तभी, तो बहुत रैंडम पकड़ के रखें ना अगर आप चीजों को, मेंस में तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, कैसे वहां पर प्रेजेंट करेंगे। पर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से एकदम पढ़ें, कुछ पहले फैक्ट लिखना है, क्यों लागू किया गया था, प्रावधान लिखना है, प्रभाव लिखना है, प्रभाव ऐसे ऐसे लिखना है, तो कम से कम इतना स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बहुत जल्दी रिवाइज होता है। दूसरा फायदा, आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते, बस स्ट्रक्चर रिवाइज कर सकते हैं। एक और बात, प्रीलिम्स में तैयारी के रिगार्डिंग की नोट्स वगैरह जो है वो मैं बना लेता था, प्रीलिम्स का भी बनाया था, और उसमें मैंने उन चीजों को मेंशन करके रखा था जो चीजें बहुत, देखिए हम ठीक है बुक से पढ़ रहे हैं, अपने मेन नोट से पढ़ रहे हैं, पर मेन नोट्स और बुक के अलावा मैं अपना एक शॉर्ट नोट्स का भी बनाया था, ऐसा जो बहुत कम पेज में होता था और उसमें सिर्फ उतनी जानकारी होती थी जितनी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने की हर एक बच्चा जानता है, जितने में मैं गलती की गुंजाइश है ही नहीं, उसमें भी अगर नहीं बना पाया तो मैं उससे बाहर हो जाऊंगा। ये काम आता है आपको। अभी आपको जो भी बुक पढ़ना है, बड़ा बड़ा जो भी पढ़ना है, आप सब पढ़िए, बट आप एक हफ्ता पहले सोचिए प्रीलिम्स के। जब आप प्रीलिम्स के एक हफ्ता पहले होंगे तब आपके दिमाग में आता है यार कम से कम बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट बात ही तो पता चल जाए कि गांधी जी कब छत्तीसगढ़ आए थे, कौन कौन सी जगह गए। भले आप उसके बाद जितना डिटेल पढ़ रहे हैं गांधी जी के बारे में कि एक एक मिनट में वो क्या कर रहे थे, ठीक है, उसको आप उस समय पढ़ने के लिए, बट आप एग्जाम के एक हफ्ता पहले पढ़े हैं तो आपको मैं पूछूंगा कि आपको खंडेल नहर के बारे में कम से कम 5-7 बातें ऐसा है जो पता ही होना चाहिए, जो कि हर बच्चे को पता है, जिसमें भूल करने का गुंजाइश है नहीं।
हम बहुत सारे तो गलत सरल सवालों को भी नहीं बना पा करके बाहर हो रहे हैं एक्चुअली में प्रीलिम्स में। तो उतनी चीजों का आप एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। सारे सब्जेक्ट में बना करके रखता था जिनमें वो इन्फॉर्मेशन होती थी जिनके भूलने की गुंजाइश ही नहीं है, और जो कम से कम लास्ट मोमेंट पर आप बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एटलीस्ट 3 दिन पहले एग्जाम के जो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कंफ्यूज नहीं होता था कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं उस नोट्स को लास्ट के 1 हफ्ते में भी रिवाइज कर सकता था, लास्ट के 3 दिन में रिवाइज कर लेता था, लास्ट के 2 दिन में भी रिवाइज कर लेता था। दूसरा एक चीज मैं हमेशा मेंटेन करके चलता था कि पहले से ही मुझे हमेशा से पता होता था अपनी तैयारी के दौरान 2-3 महीने में कि क्या चीजें हैं जो मेरे को एग्जाम से एक दिन में एक डायरी मेंटेन करता था कि क्या चीज है जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्या चीज है जो मेरे को बहुत टफ है, क्या चीज है जो मुझे एग्जाम के 1 हफ्ता पहले देख लेना है, क्या चीज है जो मुझे एग्जाम के 3 दिन पहले देख लेना है, 2 दिन पहले देख लेना है, 1 दिन। तो मैं डायरी ही मेंटेन करके रखता था एक, वो भी डायरी मेंटेन करके रखिए। तो फिर जाकर के 1-2 दिन पहले, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमेशा मैं उतना नहीं स्टोर करके रख पाता था, मैं हमेशा रखता था कि एग्जाम से 1 दिन पहले मैं वो उसको देख करके जाऊंगा उसको। तो ऐसी चीजों का भी एक लिस्ट बना करके रखें, ठीक है, कि आपको क्या क्या एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले देखना है, उसको अभी से मेंटेन करके रखिए। आपका वीकनेस क्या है आप जानते हैं, उस हिसाब से। दूसरा, शॉर्ट नोट जरूर बना करके रखें, प्रीलिम्स में आपको लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा हेल्प करता है, वो हड़बड़ाने नहीं देता, जल्दी जल्दी चीजें होती है। तो बहुत सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है, क्योंकि आपको याद होता है, आप पढ़े होते हैं, बात कॉन्फिडेंस की है। और पढ़ाई थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से करिए, एमसीक्यूज बना लीजिए और ऑथेंटिक सोर्सेस को फॉलो करिए। ये कुछ 5 बातें हैं तो मैंने रिकैप किया। इन बातों को पढ़ाई वाले एस्पेक्ट में आप ध्यान रखेंगे। ये लगभग 50% ऑफ द हिस्सा है, बाकी 50% ऑफ द हिस्सा आप एग्जाम में कैसे चीजों को अटेंड करते हैं वो उसको लेकर के हैं, जो सारा का सारा टेस्ट सीरीज के थ्रू ही डेवलप होता है। मैंने इतना सारा टेस्ट सीरीज दिलाया, मतलब विगत 3-4 सालों में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हर साल दिलाता हूँ। इसमें बात कंटेंट का है नहीं, सिर्फ कंटेंट का नहीं है कि आपको वहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन या नॉलेज मिल गया जो एग्जाम में आ ही जाएगा वाली बात नहीं है। ठीक है, आप वहां पर जो सीखते हैं वो डेफिनेटली एड ऑन है, ठीक है, बट टेस्ट सीरीज में दिलाता हूँ अप्रोच के लिए। उस टेस्ट सीरीज में मैंने एक एक बारीकियों पर इतना ज्यादा काम किया है कि मैं कितने राउंड में पेपर बनाऊंगा, मैं गोला कब भरूंगा, मतलब जो सर्कलिंग करते हैं, तो मैं गोला कब भरूंगा, मैं पहले राउंड में कौन से क्वेश्चंस को बनाऊंगा, मैं दूसरे राउंड में कौन से क्वेश्चंस को बनाऊंगा, मैं तीसरे राउंड में कौन से क्वेश्चंस को बनाऊंगा, पेपर अगर एवरेज आ गया है तो कितने समय में मेरा पेपर लगभग कंप्लीट हो जाता है, पेपर टफ के डायरेक्शन में है तो चीजें कैसे हो जाती हैं। इतने सारे में जजमेंट करने की स्किल डेवलप हो जाती है कि ये सवाल बनाने के लिए है, सवाल नहीं बनाने के लिए। ऑप्शंस देख के समझ में आने लगते हैं कि कौन सा ऑप्शन टिक किया जा सकता है, मतलब कौन सा इसका आंसर होगा। ये जितना स्किल है ना, ये मतलब जिसको कहते हैं, ये सारा जुगाड़ ये सब डेवलप होता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीटली एक्सपर्ट बना देता है एमसीक्यू के फील्ड में। आपको देखिए, आप कितना अटेम्प्ट करना है सब आपको पता चलता है। कभी भी पूरा ओवरऑल पेपर के जजमेंट पे आप ना पेपर को नहीं अटेम्प्ट कीजिए कि भाई 80 बनाना है, 90 बनाना है, प्री रिक्विजिट के मतलब कुछ पहले से सोच के जा रहे हैं 80-90 बनाना है, वैसा भी नहीं। पूरा पेपर को देखकर के पेपर टफ आया है यार, पेपर सरल लग रहा है, उस हिसाब से भी जज नहीं। बॉल बाय बॉल खेलिए, बॉलर की मेरिट से नहीं खेला जाता है, बॉल की मेरिट से खेला जाता है। आप उस क्वेश्चन को देख करके जज करेंगे कि क्या वो क्वेश्चन बनाने लायक है, क्या वो उन सोर्सेज में अवेलेबल है, जो सोर्स यहाँ के लगभग कंपटीशन एग्जाम ही है, ये सब वही पढ़ रहे हैं। तो क्या ये जो कॉमन सोर्स है जो सब पढ़ते हैं उसमें अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, जो चीजें हैं जो आपको जज कर, जो आपको बताते हैं कि आपको ये सवाल बनाना है, सवाल मतलब कौन सा सवाल बनाना है, कौन सा सवाल नहीं बनाना है, ठीक है। कितना राउंड आपको पेपर में लेना है, कितने देर में एक एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आप टेस्ट सीरीज के थ्रू डेवलप करते हैं। टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली दिलाइए। पढ़ के आने जैसा कुछ जरूरी नहीं है ना, मतलब एकदम से कि मैं पढ़ा नहीं हूं तो मैं टेस्ट सीरीज नहीं दिला सकता। मैं टेस्ट सीरीज उन चीजों को लेकर के नहीं है कि सिर्फ पढ़े हैं तो फिर वो चीज दिला रहे हैं और नहीं पढ़े हैं तो नहीं दिला, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मिनिमम में अपने आप को टेस्ट कीजिए कि मैं मिनिमम में कितना परफॉर्म, क्योंकि वहां पर जाएंगे आप 20-21 सब्जेक्ट लेकर के जाएंगे, इतना सारा कंटेंट लेकर के जाएंगे, वहां पर ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन पहले पढ़कर आ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने आप को आप मिनिमम में भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो लास्ट बात था वो मैं यही कहूंगा कि अब टेस्ट सीरीज को लेकर के आप डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप कोई सिली मिस्टेक करके आते हैं, उसको देखिए कि मैं सिली मिस्टेक क्यों किया, उस सिली मिस्टेक का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, अच्छा अगली बार ऐसे करता हूं तो नहीं होगा, ठीक है। उसको जा करके अगले टेस्ट सीरीज में लगाइए, वर्क कर गया तो सेव कीजिए, वर्क नहीं किया तो वापस जाइए, देखिए कोई नया तरीका ढूंढिए, फिर जाइए फिर लगाइए उसको, ठीक है। ऐसे करते करते सिर्फ टेस्ट सीरीज अलग 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 एक्सपेरिमेंट करने का नाम है। उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप बेसिकली जहां ध्यान रखेंगे। और आज थोड़ा सा समय मेरे पास कम है, तो ये जो बेसिक चीजें थी इस पर बात, और फिर से दोबारा जब कभी भी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली
है ना, आएंगे, बातचीत करेंगे। और हाँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, मेरे को कोई समस्या नहीं है, मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिएगा, है ना। जिसके जो भी डाउट रहते हैं उन चीज़ों पे मेरा हमेशा से अप्रोच रहा है कि कोई जेन्युइन कैंडिडेट है, उसको अगर किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ, टाइम देने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो आज का ये जो मेन बातें था जिन पर मैं बात करना चाहता था, वो ये कुछ बिंदु था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये चीज़ें तो ठीक है, आज कंप्लीट हो गई हैं। और आगे भी हम ऐसा नहीं है कि जुड़े नहीं रहेंगे। डेफिनेटली जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं आऊँगा आप लोग को हेल्प करने के लिए। आप लोग मेरे से सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सिद्धांत। वास्तव में ये आज का जो चर्चा है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब एक सेलेक्टेड कैंडिडेट ये बातों को कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो मुझे लगता है कि हर किसी को इन बातों को फॉलो करना चाहिए। ठान लीजिए निश्चित तौर पर आप भी एक दिन सफलता के शिखर पर होंगे। और सिद्धांत जी हमारे साथ हमेशा से जुड़े रहेंगे चंद्रा एकेडमी परिवार के साथ। आपको जो भी उनसे हेल्प चाहिए होगा ऑलवेज, ठीक है, वो रहेंगे। जरूरत पड़ने पर मैं नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा सर का, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और जब भी आपको जरूरत होगा सिद्धांत सर आएंगे और हम इनका स्वागत करेंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे इस सफलता को।